नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर संभल हिंसा से जुड़ी है। यूपी पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन किया है और जो इसका मास्टरमाइंड है उस पर 2 एफआईआर और दर्ज की गई हैं। क्या है दुबई एक्शन और किस तरह से आरोपी की प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर एक्शन और कुर्की के आदेश दिए गए हैं, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हैं मेरे सहयोगी नविंदु झा। नविंदु, जो संभल से खबर आ रही है वो मौलाना गैंग के लिए कितना बड़ा झटका? बहुत बड़ा झटका है। सिर्फ मौलाना गैंग के लिए नहीं, जियाउर रहमान बर्क के लिए भी और संभल हिंसा के जितने भी दंगाई हैं, क्योंकि ये शारिक साठा जो है ये तो दुबई में बैठा हुआ है। पुलिस ने बहुत कोशिश की लेकिन अब तक यूपी पुलिस इस तक नहीं पहुंच पाई है और कहें तो ये पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। लेकिन इसको पकड़ने के लिए पुलिस जिस तरह से ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है, अब इसके नाम में और 2 एफआईआर जोड़ दिया गया है और कुर्की के भी आदेश दिए गए हैं। जो थाना है संभल का नफासा, वहां पर 2 एफआईआर दर्ज किए गए हैं और पुलिस अब जो है ये ढूंढने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये है कहां पर। ये जहां बैठा हुआ कहा जा रहा है कि ये दुबई में है, तो दुबई में इसके तार किससे किससे जुड़े हैं, ये किन लोगों के संपर्क में है। क्योंकि अगर ये 5 साल से लापता है, 5 साल से फिरार चल रहा है, तो ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये संभल हिंसा का मास्टरमाइंड है। और आप देखिए कि बड़े बड़े जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो गई, जियाउर रहमान बर्क से भी पूछताछ की गई, लेकिन शारिक साठा अभी तक फरार चल रहा है। और जैसे ही ये पुलिस के हाथों चढ़ेगा तो समझ लीजिए कि संभल हिंसा का जो असली जिस चीज का इंतजार यूपी की पुलिस भी कर रही है, संभल की पुलिस भी कर रही है और जनता भी कर रही है, उन सब चीजों का खुलासा सीधे तौर पर हो जाएगा। लेकिन सवाल वही है, आखिर ये जो साठा है ये कब पकड़ाएगा? तो इसके लिए पुलिस ने जानबूझकर 2 और एफआईआर दर्ज किए हैं ताकि इसके खिलाफ जो एक्शन है वो और तेज हो सके। तो खबर ये भी आ रही है कि इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसे भी कुर्क किया जाएगा। निश्चित तौर पर इसकी तमाम प्रॉपर्टियों पर अभी बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा और पुलिस को इंतजार है कि किस दिन साठा पकड़ाए और जिस दिन ये पकड़ाएगा इसके ऊपर भी बुलडोजर एक्शन होगा। क्योंकि लोग मांग कर रहे हैं, संभल में लगातार ये मांग हो रही है कि जो असली मास्टरमाइंड है, जिसने व्हाट्सएप चैट को वायरल किया था और जो सुबह 24 नवंबर 2024 को संभल में एक बड़ी साजिश रची गई, उसका ये मुख्य सूत्रधार है। और जियाउर रहमान बर्क का कितना करीबी है ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप देखिए कि यहीं से 2 अंतर हो जाते हैं। जियाउर रहमान बर्क पद पर बैठा हुआ है और वो भी मुख्य आरोपी है, लेकिन वो किस तरह से बाहर है। ऐसा नहीं कि पुलिस जांच नहीं कर रही है, इसके बावजूद भी वो आराम से घूम रहा है। लेकिन दूसरी ओर साठा है जिस पर पहले भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए हैं और वो एक बड़ा अपराधी है, तो पुलिस की नजर में है, इसलिए वो फरार चल रहा है। लेकिन अभी यूपी पुलिस इसलिए संभल के मुद्दे को लगातार उठा रही है, लगातार उस पर एक्शन लेने की कोशिश में लगी हुई है, क्योंकि संभल हिंसा की जो जांच की रिपोर्ट है वो दूसरी रिपोर्ट भी आ गई है। सबसे पहले 450 पन्ने की रिपोर्ट का खुलासा हुआ था, उसके बाद से ये दूसरी रिपोर्ट जो है प्रशासन शासन को सौंपने की तैयारी में लगी हुई है। तो इन 2 रिपोर्ट में पहले में एक में जो 24 के दंगे हैं या पहले के दंगे हैं उसका जिक्र किया गया। 1978 के दंगे की फाइल भी खुल चुकी है, उसकी भी पैरेलल जांच चल रही है। वो रिपोर्ट जल्द ही सौंप दी जाएगी सीएम योगी को भी। लेकिन नविंदु, सवाल यह भी है, जिस तरह से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसके बाद इसके सीधे तार यूपी से भी जुड़े, एक आतंकी कनेक्शन जो नेटवर्क सामने आया है, उस नेटवर्क में अब ये खुलासा हो रहा है कि कई मुस्लिम बस्तियों से, मुस्लिम इलाकों से फंडिंग की गई थी इस पूरे टेरर को अंजाम देने के लिए। तो क्या संभल से भी इसके तार जुड़ सकते हैं? निश्चित तौर पर जुड़ सकते हैं, क्योंकि देखिए आप संभल की किस तरह से डेमोग्राफी बदली है, कैसे वो इलाका पूरी तरह से अब मुसलमानों का बहुल इलाका बन चुका है और जिस तरह से वहां दंगे भड़काए गए, खुलेआम पुलिस पर पथराव हुए और जो तस्वीरें निकलकर सामने आई उसने यही बताया कि वहां पे जितने भी लोग हैं उनके मन में डर भय नहीं है। और अगर ये इतने ज्यादा निडर हैं तो निश्चित तौर पर इनके तार जो हैं बड़े बड़े आतंकी संगठनों से जुड़े होंगे। और अगर ये दुबई में बैठा है तो ऐसी बात नहीं कि ये शांति से बैठा होगा, कुछ ना कुछ कर रहा होगा। इसके तार पाकिस्तान से भी जुड़े हो सकते हैं, अफगानिस्तान से भी जुड़े हो सकते हैं, इसीलिए पुलिस इसकी गिरफ्तारी के लिए इतनी बेताब है। इसीलिए 2 एफआईआर और दर्ज किए गए हैं, इसीलिए इसकी संपत्ति को कुर्की करने का आदेश दिया गया है। क्योंकि आप देखिए कि यूपी में चुनाव नजदीक है, पहले पंचायत चुनाव होना है, उसके बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं 2027 में। और योगी प्रशासन, योगी पुलिस की जो एक पहचान बनी है पिछले कुछ सालों में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की, तो बड़े से बड़े अपराधी पकड़ाए जा रहे हैं, बड़े से बड़े माफिया मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं। लेकिन शारिक साठा ही एक ऐसा अपराधी है जो कि यूपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ रहा है और पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। क्योंकि जैसे ही यह पकड़ाएगा, आप देखिएगा उसके बाद जियाउर रहमान बर्क की भी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये अपनी जुबान खोलेगा, जियाउर रहमान बर्क का नाम लेगा
उसके बाद ये बताएगा कि किस तरह से मैसेज को सर्कुलेट किया गया, किसके कहने पर सर्कुलेट किया गया, और असली मास्टरमाइंड होने के साथ साथ ये भी बताएगा कि क्या जियाउर रहमान बर्क, शारिक साठा या फिर जो संभल में मौजूद हैं उसके ऊपर भी किसी का हाथ है, क्या वो किसी देश से बैठकर संभल हिंसा की साजिश रच रहा था। तो बड़ी मछली तक ये पहुंचा सकता है शारिक साठा जो है यूपी पुलिस को। बिल्कुल नवेंदु, जो शाही जामा मस्जिद है उसका विवाद भी लगातार और गहराता जा रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट पे है। जो सर्वे की रिपोर्ट आई वो अभी तक लिफाफे में बंद रखी है, उसे खोला नहीं गया है क्योंकि वो सार्वजनिक होने पर मामला बिगड़ सकता है। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन अभी भी शाही जामा मस्जिद पर जिस तरह की बयानबाजी समाजवादी पार्टी के खासतौर से मुस्लिम नेता करते हैं वो क्या दर्शा रहा है? क्या वो इस बार संभल को बड़ा मुद्दा बनाएंगे इन चुनावों में? निश्चित तौर पर बड़ा मुद्दा बनाएंगे, क्योंकि हाल के दिनों में आप देखिए कि राम मंदिर में किस तरह से ध्वजारोहण किया गया और उसकी चर्चा देश भर में हुई। और आप देखिए कि अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, वहां पर बाबरी मस्जिद को लेकर किस तरह से सियासत गरमाई हुई है। और उसके समर्थन में संभल के सांसद, जो संभल दंगे में मुख्य आरोपी हैं जियाउर रहमान बर्क, वो भी बयान देते हैं कि मस्जिद बनना बहुत जरूरी है, जहां पर जरूरत है वहां पर बननी चाहिए। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं और इस बयान को भी जोड़कर देख सकते हैं कि किस तरह से ये पॉलिटिक्स चल रही है। जियाउर रहमान बर्क हो या फिर दूसरे मुस्लिम नेता हो, वो मंदिर के बदले जो है वो मस्जिद को सोचते हैं कि किसी तरह खड़ा कर दिया जाए, एक ऐसा मुद्दा बना दिया जाए कि बाबरी के बाद फिर से भारत में कोई बवाल हो जाए। और टीएमसी का नेता हुमायूं कबीर उसी का उदाहरण है और उसके सपोर्ट में जियाउर रहमान बर्क जैसे नेता हैं। तो अगर ऐसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की जाएगी यूपी में, तो आप सोचिए कि ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ को टारगेट किया जाए, चुनाव से पहले अशांति फैलाई जाए और लोगों में एक मैसेज देने की कोशिश की जाए कि योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है वो विफल हो चुकी है। लेकिन आप देखिए कि प्रशासन की कार्रवाई हो, योगी आदित्यनाथ का एक्शन हो, बुलडोजर कार्रवाई हो, वो बिल्कुल उसके विपरीत चल रहा है। ये जितने भी कट्टरपंथी बैठे हुए हैं जो ये मस्जिद और ये मीनारों की बात करते हैं, ये अवैध कब्जा गैंग जो है अब इनकी शामत आ चुकी है। और जिस तरह से पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है, तो अब ऐसा कोई मस्जिद निर्माण करना, किसी मस्जिद पर इतना विवाद करना, ये तो दूर की कौड़ी लगती है। क्योंकि आप देखिए कि कई जगहों पर यूपी में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला जहां पर मस्जिदें तोड़ी गई। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मस्जिदें, वो मस्जिदें नहीं तोड़ी गई जो लीगल हैं, जिनके अपने कुछ दस्तावेज, गैर कानूनी तरीके से जो मस्जिदें बनाई गई हैं, जिन्होंने कब्जा कर लिया है और उस कब्जे सरकारी जमीनों पर जो इमारतें खड़ी हैं उनके खिलाफ ये अभियान है। और सीएम योगी आदित्यनाथ का साफ कहना है कि उनकी सरकार में किसी भी सरकारी जमीन पर कोई भी कब्जा नहीं रहने वाला है। लेकिन संभल को जिस तरह से उसको विकास के लिए आगे ले जाया जा रहा है, पिछले एक साल में 24 नवंबर 2024 को पूरी हिंसा हुई, लेकिन अभी जब उसकी बरसी आई 24 नवंबर को, उस वक्त भी फ्लैग मार्च किया गया। लेकिन मामला अभी भी सेंसिटिव है। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह से एक्शन हो रहा है, उसके पैरेलल विकास परियोजनाओं का भी वहां पर उद्घाटन हो रहा है, शिलान्यास हो रहा है, काम किया जा रहा है। ये भी संभल को पहले के संभल से इस संभल में कितना फर्क आप देखते हैं? निश्चित तौर पर आपने कहा कि जो लीगल मस्जिद है उसको नहीं तोड़ा जा रहा है, तो जो लीगल मंदिर है उसको भी नहीं तोड़ा जा रहा है, लेकिन जो अवैध हैं, जो विकास कार्य में बाधा डाल रहे हैं। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि सड़कों पर ऐसी मंदिरें भी है, छोटे छोटे भगवान की मूर्तियां भी रखी होती है जहां पर लोग पूजा पाठ करते हैं। तो अगर विकास कार्य में वो बाधा बनते हैं तो उसको तोड़ा जाता है। वहां पर अगर सड़कें बनती है, स्कूल बनते हैं, कॉलेज बनते हैं, तो उसको हटाया जाता है। उसी प्रकार से ये संभल में विकास कार्य देखने को मिले हैं। आज संभल देखिए आप, किस तरह से 24 घंटे संभल में बिजली मिल रही है, किस तरह से शानदार फर्रेटेदार सड़क नजर आ रही है वहां पर, और बड़े बड़े हाईवेज के निर्माण हो रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज चर्चाओं के केंद्र में है। रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हुआ है। तो योगी राज में तो सब कुछ बदल गया है। ये सब चीजें पहले देखने को नहीं मिलती थी। क्या अखिलेश के राज में कोई कल्पना कर सकता था कि संभल में हिंदू इस तरह से खुलेआम अपने पर्व त्योहार मनाएगा, इस तरह से पुलिस फ्लैग मार्च करेगी? पुलिस अगर पहले फ्लैग मार्च भी करती थी तो लोगों को डर होता था कि शायद कोई दंगा भड़कने वाला है, इसके लिए पुलिस जो है पहले से फ्लैग मार्च कर रही है। लेकिन अब स्थिति देखिए, अब स्थिति कितनी कंट्रोल है। पुलिस का फ्लैग मार्च करना यह बताता है कि संभल में स्थिति जो है वो पुलिस के नियंत्रण में है, और कोई भी जो अराजक तत्व है, जो दंगा भड़काने की साजिश रचता है, अब उसके मंसूबे कामयाब नहीं हो पाएंगे। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ विकास के साथ साथ सुशासन की बातें करते हैं, और वो दोनों कुछ संभल में नजर आता है। एक और विकास भी नजर आ रहा है, दूसरे ओर सुशासन भी नजर आ रहा है, और उसके केंद्र में योगी आदित्यनाथ हैं, जो कि अपने बयानों से बार बार लोगों को ये मैसेज देते हैं कि
आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बात संभल की हो, अयोध्या की हो, काशी की हो, मथुरा की हो, लखनऊ की हो, नोएडा की हो, हर जगह को एक नजरिए से देखा जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि कहां मुसलमान है, कहां हिंदू हैं, कहां ऊंची जाति के लोग हैं, कहां दूसरी जाति के लोग हैं। वो एक पैमाने पर नापा जा रहा है और उसी को देखते हुए सारे विकास कार्य किए जा रहे हैं। और संभल का जितना आपने उल्लेख किया कि आज संभल वाकई में बदल चुका है। भले ही संभल की डेमोग्राफी इतनी ज्यादा चेंज हुई है, लेकिन संभल की तस्वीर भी पूरी चेंज हो गई है। जो संभल एक समय में विकास से बरसों कोसों दूर चला गया था, आज वहां पर आप देखिए कि रात के 12 बजे भी मार्केट खुले आपको मिल जाएंगे, रात के 2 बजे भी आपको कहीं पर खाने पीने की सामान मिल जाएगी। तो पहले की स्थिति और अब की स्थिति में जमीन आसमान का फर्क है, और उसका एक सीधा सा कारण है, और वो है सरकार की इच्छा शक्ति, जो योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया है। अगर ये चीजें पहले अखिलेश की सरकार में हो गया रहता, मुलायम सिंह सरकार में हो गया रहता, तो शायद आज लोगों को इतनी दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ता, संभल से लोगों को पलायन करना नहीं पड़ता, और खासकर हिंदुओं को जिस तरह से मारकर भगाया गया, पीट कर भगाया गया, वो सारी स्थिति अगर पहले ऐसी सरकारें होती तो वो कभी संभव ही नहीं था। लेकिन योगी आए, उन्होंने बताया कि माहौल कैसे कंट्रोल किया जाता है, स्थिति कैसे नियंत्रण में लाया जाता है, और दंगाइयों पर कैसे लगाम लगाया जाता है। तो जो ये पत्थर फेंकने वाले हैं, जो ये हुड़दंगबाजी करने वाले हैं, अब इनके लिए संभल क्या, यूपी का कोई ऐसा जनपद नहीं है जहां पर कोई इसको बचा है। जो भी कोई दंगा भड़काने की कोशिश करता है वो देखिए पुलिस की गिरफ्त में है। मौलाना तौकीर रजा हो, जियाउर रहमान बर्क हो, आजम खान हो, आज बड़े से बड़े माफिया कहाँ हैं, सारे यूपी से गायब हो चुके हैं। और अब चुनाव नजदीक है, तो ये भी देख लीजिए कि योगी आदित्यनाथ तमाम ऐसी कोशिशें करेंगे जिससे चुनाव से पहले तक जो बचे खुचे माफिया हैं, ये जो शारिक साठा जैसे, इनको भी पुलिस जो है वो एक्शन में लेगी और निपटाने का काम करेगी, और यूपी के लोगों से जो वादा सरकार ने किया है उसको पूरा करेगी पूरी तरह से। चलिए नवेंदु, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो संभल हिंसा को लेकर जो बड़ा एक्शन प्रशासन और पुलिस की तरफ से उठाया गया है, उसकी चर्चा खासतौर से जियाउर रहमान बर्क को लेकर भी हो रही है कि अगला एक्शन उन पर भी हो सकता है। शारिक साठा पर 2 FIR दर्ज की गई है और उसे दुबई से अब भारत लाने की भी तैयारी की जा रही है। साथ ही साथ बुलडोजर एक्शन की तैयारी भी योगी सरकार की तरफ से कर ली गई है, यानी संभल में जिसने भी दंगा किया है उसे बख्शा नहीं जाएगा। बड़ी खबर में मेरे साथ नहीं, कैमरामैन कुणाल के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।